मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। आज हम एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल बिरादरी बाहर कहानी का सारांश और मुख्य अंश का अध्ययन करेंगे। यह राजेंद्र यादव द्वारा रचित कहानी है। पहले भाग में आपने सुना कि कैसे पारस बाबू अपने भरे पूरे परिवार से अलग हो जाते हैं। उनकी जो बेटी रहती है मालती, वह गैर जाति के लड़के से शादी कर लिए रहते हैं और सभी ऊपर बैठकर ताश खेलते रहते हैं। जब पारस बाबू आवाज़ देता है तब चंदा आकर उनका हालचाल पूछते हैं और खाना के लिए बोलकर पारस बाबू टहलने के लिए निकल जाते हैं। वहीं से उनको पूरी बीती हुई बातें, उनकी पत्नी का इलाज, संजय विजय जो उनके पुत्र रहते हैं, उनके बारे में सभी बैठकर ऊपर ताश खेलते हैं और उनकी जो मनोदशा होती है उनका चित्रण किए हैं। और मालती जिस से शादी किए रहते हैं उनके बारे में पारस बाबू का क्या विचार रहता है उनका अध्ययन किए हैं। चंदा खाना देने के लिए आती है तो अंधेरे में पारस बाबू बैठे रहते हैं। चंदा लाइट जलाती है तो अचानक तना हुआ चेहरा, गुस्से से भरे हुए भाव को देखकर उनके बीच संवाद होता है। कहानी में अब आगे क्या होता है देखते हैं। लाइट के जलने पर जो स्थिति चंदा को दिखती है उनका आगे वर्णन है। बाबूजी, तभी झिझकता सा स्वर सुनाई दिया और भक से बिजली जल गई। हाथ का गिलास मेज पर रखकर चंदा ने बिजली जला दी। उसके दूसरे हाथ में परोसी हुई थाली थी। यह कब आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। अरे, आप तो अंधेरे में ही बैठे हैं। मैंने समझा हाथ मुंह धोने गए होंगे। बिना मुंह की तनाव भरी रेखाओं को ढीला किए वे यूं ही बैठे रहे। पहले तो चंदा को खुली आंखों और सूने मन से देखते रहे। हूबहू मालती जैसे लगती है। वह भी तो फ्रॉक पहनकर ठीक ऐसे ही लगती थी। 11-12 की हो गई है। इसे तो अब साड़ी पहननी चाहिए। नया आदमी चला जाए तो विजय की माँ से कहेंगे। जब मालती की यूं शादी कर लेने का खत मिला तभी उन्होंने चंदा के मास्टर को भी जवाब दे दिया था, नहीं, हमें नहीं पढ़वानी लड़की, बहुत भर पाए। स्कूल में तो पढ़ ही लेती है। ये लड़कियां देखने में ही छोटी और सीधी लगती है। उन्होंने एक बार फिर उठकर सीधे होते होते चंदा की तरफ देखा। उसके अंग अंग से ऐसी बेचैनी टपक रही थी, कब रखे और कब भागे। दुष्ट सी भावना पारस बाबू के मन में जागी कि वे उसे एक के बाद दूसरा काम बताकर यहीं रोके रखे, कुछ ऊपर का ही हालचाल पूछते रहे। ऊपर बातों की कचर पचर में संजय की बहू को पुकारता विजय का स्वर गूंजा, भाभी, खाना यही मेज भेज दो। वहाँ रसोई में कितने लोग आ पाएंगे, यहाँ सब साथ ही बैठ जाते हैं। तू कहाँ भागती है मालती की बच्ची, शर्त हारी है, पैसे रखवा लूँगा। अरे चंदा, अपनी भाभीियों को भी यहीं बुला लेना। टट्टर पर 2-3 लोगों के इधर उधर जाने की झंझनाहट गूंजी। पारस बाबू ने चौंक कर देखा, तख्त पर ही थाली और गिलास रखकर चंदा पर भाग गई है। थाली में 2 पूरियां, सब्जी की कटोरियां, रायता, मीठा इत्यादि रखे हैं। अचार और नमक तो रख ही नहीं गई। अरे चम, सहसा पुकारते पुकारते वे रुक गए। नया आदमी क्या सोचेगा, कहीं उसकी थाली में भी तो ऐसा ही उल्टा सीधा नहीं परोस दिया।
इन बच्चों में तो किसी बात का सलीका नहीं है, हर वक्त बस अपने खेल कूद उधम दंगे में मस्त। इस बार चंदा पूरी साख देने आएगी तो शांति से समझाएंगी। ऊपर ताश की मेज पर थाली कटोरियां लगाई जा रही है। अरे बैठो बैठो भाभी, कहाँ जाती हो? आज साथ ही खा लो। नहीं नहीं अम्मा, तुम आंखें बंद किए अपने लेटी रहो। भाभी हम लोगों के साथ खा थोड़े ही रही है। संजय खूब विस्तार से बाढ़ का वर्णन कर रहा था। शहर में कैसे सनसनी और भगदड़ मच गई थी उन दिनों। चूड़ियाँ खनकने और चलने फिरने की आवाज़ें तेज हो गई थी। आलती आलथी पालथी मारकर पारस बाबू एक हथेली टेककर खाना खाने बैठ गए। ऊपर भी शायद सभी लोग बैठ गए हैं। हाँ हाँ, इधर बैठ जाओ ना। चंदा, तू दौड़ दौड़कर खाना ला। चल पीछे खाना, बच्चे पीछे खाते हैं। लेटे लेटे विजय की माँ कह रही थी, भाभी शुरू करो ना, या संजय भैया के हाथ से ही खाओगी? मालती, अम्मा का तो ख्याल करो, यह नए आदमी का स्वर है। सुबह जब दौड़ी दौड़ी चंदा ने आकर बताया, बाबूजी बाबूजी, मालती जीजी और जीजा जी आ गए। तांगा अभी इधर मुड़ा है तो उत्तेजना से उनकी छाती धड़ धड़ करने लगी, लेकिन वे एकाग्र भाव से आंखों के सामने अखबार ताने पढ़ने का बहाना बनाए रहे। धम धम सीढ़ी से कब सब के सब उतरकर नीचे भागे। रोता रोता मुन्ना सबके पीछे एक एक सीढ़ी उतर रहा था, और कोई समय होता तो गठिया की चिंता न करके वे उसे गोदी में उठा लेते। लेकिन इस समय उत्तेजना से उनकी नस नस तन आई थी। कैसे वे उस सारी स्थिति का सामना करेंगे? थोड़ी थोड़ी देर बाहर बातों की भनभनाहट होती रही, फिर सब लोग लौटे। शायद टांगे वाले बिस्तर संदूक लिए आया था। यहाँ नहीं, ऊपर ऊपर चलो ना, दो आने ज़्यादा दे देंगे। विजय की आवाज़ थी। अरे हम तो सुबह से ही राह देख रहे थे। सच्ची भाभी, ये तार भी कैसे भागते भागते दिया है कि तुम्हें क्या बताएं। अच्छा, अम्मा की आंखों का ऑपरेशन हो गया? मालती की ही आवाज़ है, बिल्कुल नहीं बदली। सब लोग उसके कमरे के सामने से गुजर रहे थे। ठिठक कर कुछ घुसर पुसर हुई। तब चूड़ियों की हल्की खनखनाहट के साथ ही एकदम पास ही उन्हें चौंकाता स्वर सुनाई दिया, बाबूजी नमस्ते। मालती का स्वर सुनकर उमंग कर उसे छाती से लगा लेने के आवेश को अपने आप को कैसे रोके रहे यह वही जानते हैं, लेकिन उन्होंने जरा सा अखबार सरकाने का बहाना किया, पढ़ने के चश्मे के कांचों के ऊपर से देखने की कोशिश की, और उतने से में ही मालती का स्वास्थ्य, उनके शरीर के गहने, उसके कपड़े देखने चाहे कि नमस्कार बाबूजी, नए आदमी का स्वर आया। शायद मालती के पीछे खड़ा था। उन्होंने बिना अखबार से निगाहें हटाए जल्दी से कहा, नमस्ते नमस्ते, आ गए तुम लोग, तकलीफ तो नहीं हुई? और प्रश्न को यूं ही छोड़कर फिर अखबार में खो गए। शायद कुछ देर दोनों यूं ही खड़े रहे, फिर चुपचाप खिसक गए। ऊपर फिर जोश खरोश से बातें करने का कोलाहल गूंज उठा। न उन्होंने अच्छी तरह मालती को देखा, न उस नए आदमी को। कम से कम यही देख लेते कि मालती ने आखिर उस आदमी में क्या पाया। अरे इधर दे उधर दे चंदा, विजय किसी की मनुहार कर रहा था। दीवार पर झुककर बैठी बड़ी सी परछाई मुंह चला चला कर खा रही थी। ध्यान गया, कौर चबाने में मुंह कितना ज़्यादा खुल जाता है। झटके के पास झटके के साथ मुंह चलाना बंद कर दिया। देर तक देखते रहे परछाई मुंह चलाती है या नहीं, फिर
खुद ही हंसी आ गई। वे मुंह नहीं चलाएंगे तो परछाई कैसे चलाएगी। वे एक और चबाने लगे। दोबारा संजय का पत्र आया था। लड़के को हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। विजय का तो क्लास फेलो ही रहा है। शादी रजिस्ट्री से करने का इरादा है, लेकिन बाद में अच्छी शानदार पार्टी देंगे। विजय, गौरी और रमा बाबू सभी ने आने को लिख दिया है। इस संबंध पर सभी खुश हैं। आप आते तो अच्छा रहता। कम से कम अम्मा को ही भेज दें। अब जब होना ही है तो सारा काम ग्रेसफुली ही हो जाए। मालती को बहुत समझाया, नहीं मानती तो हमने भी सोचा अपना आगा पीछा खुद समझती है, बच्ची तो नहीं है। सच पूछे तो हमें भी कोई बुराई नहीं दिखती। सभी जगह हो रही है। आजकल कोई जात पात नहीं पूछता। चिट्ठी के उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर डाले। गुस्से के मारे उनका रोम रोम खौल उठा। सारे दिन विजय की माँ लड़के लड़कियों और नए जमाने को पांव पटक पटक कर आग लगाते रहे। उन्हें अपने एक एक रिश्तेदार, एक एक परिचित का चेहरा याद आया। इस समाचार की प्रतिक्रिया की कल्पना वे प्रत्येक चेहरे पर करते और गुस्सा नए सिरे से कई गुना होकर गरम सलाखें कोंचने लगता। उन्होंने कल्पना की थी कि वे बाजार में जा रहे हैं। लोग एक दूसरे को कोहनी से टहोका मारकर पीछे से कहते, इन्हीं पारस बाबू की लड़की ने गैर जाति के लड़के से शादी कर ली है। बाजार का एक एक आदमी उसके सामने आ खड़ा होता है और वे पुराने अभिनेताओं की तरह हाथ पांव झटकारते पागलों की तरह बकते रहे। मेरी लाश पर मालती की शादी होगी, माड़े से घसीट लाऊंगा। मुंह से झाग आते रहे। ख्याल आया वहाँ माड़े कहाँ होगा। उन्हें फिर दिल का दौरा पड़ गया। खुद जाने या विजय की माँ को भेजने का सवाल ही नहीं उठता था। मालती ने संक्षिप्त से पत्र में पिता से आशीर्वाद मांगा था। जवाब में शादी के दिन वे घंटे घंटे पर तार करते रहे। माँ बेहोश है, शादी रोक दो। माँ की हालत चिंताजनक है, फौरन जाओ। माँ मौत के किनारे है, शादी स्थगित कर दो। सारी रात वे छत पर टहलते रहे। जाने कितनी बार मन में आया कि छत से नीचे कूद पड़े, कहीं बहुत दूर चुपचाप निकल जाएं और कभी आकर मुंह न दिखाएं। किसी कुएं बावड़ी में छलांग लगा ले। उस दिन उन्होंने घर में चूल्हा नहीं जलने दिया था और विजय की माँ पड़ी पड़ी उनकी भर्त्सनाओं पर रोती रही थी। सोच में खोए खोए सारा हाथ थाली में घूम आया। नीचे देखा पूरियां समाप्त हो गई थी, अभी चंदा आती ही होगी। ऊपर लेटे लेटे विजय की माँ की कमजोर आवाज आई, भैया जो कुछ जरूरत हो मांग लेना। इस घर में घर के लोग तो खुद मेहमान बन जाते हैं। किसी ने पुकारा, चंदा ये कटहल के बीजों की सब्जी लेती आना। वे चंदा के सीढ़ियाँ उतरने की आहट की प्रतीक्षा करते रहे। यूँ तो घर में सबसे छोटी होने के कारण चढ़ने उतरने का सारा काम वही करती, लेकिन आज जैसे उनके पंख निकल आए हों। कच्ची उम्र है, बुरा असर भी ले सकती है। प्रतीक्षा का समय बिताने के लिए वे फिर अपनी परछाई को देखने लगे। दीवार पर दो छिपकलियां एक दूसरे के पीछे भागती हुई इधर से उधर गुजर गई। उन्होंने एक घुट पानी पिया। जाने क्यों उन्हें दृढ़ विश्वास था कि शादी नहीं होगी। ऐन मौके पर कुछ न कुछ चमत्कार होगा, कोई अघटनीय घट जाएगा और शादी टल जाएगी। बाप का दिल दुखाकर क्या मालती यह शादी कर पाएगी? अब तो वे हवाई जहाज से भी जाए तब भी नहीं पहुंच सकते और हो सकता है शादी में कोई भी शामिल न हो। तब मालती, संजय, विजय अपनी गलती महसूस करेंगे। हो सकता है शादी का इरादा ही छोड़ दें। और भी
जाने क्या क्या संभव असंभव उन्होंने सोचा, लेकिन बाद में सुनकर उन्हें सचमुच सदमा लगा कि शादी में आशा से अधिक लोग शामिल हुए और सभी कुछ हंसी खुशी संपन्न हो गया। 2 साल हो गए। मालती अपने घर सुखी है। जाने कितनी बार उन्होंने अपने को धिक्कारा, उस समय उनका हार्ट भी फेल नहीं हुआ, न खुद उसने मरा गया, न खुद उनसे मरा गया। हाँ, वे तो नहीं मरे, लेकिन उस दिन से मालती जरूर उनके लिए मर गई। दोनों बेटों से भी पत्र व्यवहार बंद हो गया। एकाध बार विजय की माँ ने कुछ कहना चाहा तो उन्होंने निहायत बेरुखी से डांट दिया, खबरदार मेरे सामने जो मालती का नाम लिया। बेटे समझते हैं यो मुझे डरा लेंगे। और उन दिनों एक अजब वैराग्य की भावना उनके मन मस्तिष्क पर छाने लगी। कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने मतलब के हैं। इन्हीं बच्चों के लिए उन्होंने क्या क्या मुसीबतें नहीं उठाई। आज कोई कभी सोचता तक नहीं कि बुढ़ा मर गया या जिंदा है। नीचे बैठे बैठे वे सारे दिन गीता के तरह तरह के भाष्य और श्रीमद् भागवत पढ़ते रहते और मन ही मन प्रतीक्षा किया करते कि काफी माफ़ी मांगते हुए मालती का पत्र आएगा। मैं बड़ी अभागिन हूँ, मेरे कारण आपको इतना कष्ट हुआ। बरसात में गठिया के दर्द में पड़े पड़े वे अक्सर अपने आप से कहते रहते, देखो 1 साल हो गया, कमबख्त लड़कों ने मुझे खत तक नहीं लिखा। उनके लिए मैं तो जीते जी फिर उनकी आंखों में आंसू उमड़ आते। वे विजय की माँ के सामने पढ़ने से कतराते। उन्हें लगता चुप रहकर वह उन पर ही आरोप लगा रही है कि तुम्हारे ही कारण मेरे बेटा बेटी आज मुझसे पराये हो गए हैं। देखो कैसा बदला लिया है इस मालती ने, इसे कैसे प्यार से, कैसे चिंताओं से पाला पोसा और कैसा भरे बाजार मुंह पर कालिख लगाकर गई है, कमबख्त। अरे लड़का अपने से ऊंची जाति का होता तब तो कोई बात नहीं, एक बार इस खून के घूंट को भी पी लेते, लेकिन यहाँ तो गहरी सांस लेकर अपने आप से कहते, कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई किसी का नहीं है। न किसी को प्रतिष्ठा की चिंता है, न माँ बाप की। लड़के अपने बहुओं में बच्चों में मस्त हैं, लड़कियाँ अपने आप अपने अपने घर देखती है। रह गई विजय की माँ, सो बेपढ़ी जाहिल, उसने कभी उनकी भावनाओं को समझा ही नहीं, उल्टा उन्हें पागल घमंडी एक लूसहा जाने क्या क्या समझती है। उसके लिए तो वह सही है या उसके बच्चे, बाकी सारी दुनिया गलत है। लड़के लड़कियां, नाती पोते, घर मकान, पेंशन किराया, यूं उन्हें चिंता किस बात की है। वे सचमुच तकदीर वाले हैं, लेकिन लगता है वे दुनिया में अकेले और फालतू हैं और किसी दूसरे के सुख को अनाधिकारी की तरह भोग रहे हैं। हठास ध्यान आया कि मुंह में कौर तो है ही नहीं और वे परछाई को लगातार देखते हुए लगातार खाली मुंह चलाए जा रहे हैं। चम्मच से एक आध सब्जी खाई और थाली में बिखरे पूरी की पपड़ी के टुकड़े उंगली की पोर से चिपकाकर एक एक मुंह में रखते रहे। मैं भी देखता हूँ कब तक इन कमबख्तों को मुझे खाना देने का ध्यान नहीं आता। सब अपने अपने में मस्त हो रहे हैं, किसी को ख्याल नहीं है कि कोई और भी बैठा खा रहा है। समझते हैं बुढ़ा पागल है, बके जा रहा है। एक खुद वे ही हैं, उन्हीं लोगों के लिए मर जाते हैं। इस बार कोई बहू आए, कोई बेटी जाए,
किसी को एक पैसे का रुमाल नहीं देंगे। अगर वे ना चाहते तो मालती अपने इस गैर जाति के खसम के साथ इस घर में कदम रख लेती। अजी राम का नाम लो, रोती ही रहती जिंदगी भर। उनके जैसा हठी और आत्मसम्मानी आदमी कहीं विजय की माँ के रोने चिल्लाने से पिघलता। लेकिन सारी गलती उन्हीं की है। क्यों मान गए विजय की माँ की बात? आँखों के ऑपरेशन कराती चाहे ना कराती, लेकिन तब तो कमजोरी उनके मन में भी आ गई थी। कौन जाने आंखें रहे न रहे, एक बार बेचारी को अपना सारा परिवार देख लेने दे। वह रोती थी, एक बार अपनी भरी पूरी फुलवारी को निहार लूं। लेकिन लड़कों ने लिख दिया, हम तभी आएंगे जब मालती और उसके पति आएंगे। नहीं आएंगे तो जाए भाड़ में, ना आए। पर आखिर 2 साल बाद वे भी पिघल गए। शर्त रखी, मैं नहीं मिलूंगा। और आज विजय की माँ एकदम भूल गई कि हफ्ते भर पहले कैसी रो गिड़गिड़ा रही थी। सब उन्हीं का कसूर है, क्या दोष दे किसी को। अरे लीजिए लीजिए साहब, 2 पूरियों में क्या होता है, रख रख री चंदा। संजय अनुरोध कर रहा था, साथ ही अनुरोध नए आदमी से था। कैसा अनुरोध किया जा रहा है? वे है कि यहाँ नीचे बैठे हैं, सारे दिन मुंह छिपाते घूमते रहे, 2 घंटे पुलिया पर लेटे लेटे बादलों का तैरना देखते रहे। फिर आप ही खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा। देखो चंदा, मत रखो, वरना तुम्हें ही खाना पड़ेगा। अब जिसे ज़रूरत होगी खुद ही पूरियाँ ले लेगा, यहीं रख दे। चंदा, तू भी इसी थाली में आ जा, जब से कह रही थी। मालती जीजी के साथ खाऊंगी। आज तो बड़ा काम किया है बेचारी ने। यानी उनका सचमुच किसी को ख्याल नहीं है और सब एक ही देखते रहेंगे। चंदा भी अब खाना शुरू कर देगी। मन हुआ जोर से वे थाली बाहर आंगन में फेंक दें और कुल्ला करके सो जाए। वे रात भर यूं ही बैठे रहे, तब भी किसी को उनका ध्यान नहीं आएगा। गुस्सा फनफना उठा तो अनचाहे ही भर्राए गले से फटी आवाज में दहाड़ निकली, चंदा। ऊपर का सारा गुल एक झटके के साथ रील टूटने की तरह खट से बंद हो गया। मानो सहसा सबको उनकी उपस्थिति का ख्याल आ गया हो। सहसा टट्टर झंझनाया, सीढ़ियों पर थप थप हुई और सहमी हाथी चंदा पूड़ियाँ लिए चौखट पर आ खड़ी हुई। वे खूनी आंखों से इधर उधर घूरते रहे। अपनी दहाड़ के परिणाम का ख्याल था, लेकिन गुस्से से गुर्राकर बोले, किसी को ध्यान ही नहीं है कि यहाँ भी कोई बैठा है। सबके कान फूट गए। चंदा की हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि सामने आकर पुड़ियाँ दे दे, लेकिन डरते सहमते हाथ बढ़ाकर पुड़ी डाली और पीछे हट गई। चौखट की आड़ में आते ही ऐसी भागी मानो कोई पीछा कर रहा हो। उसे खुद पता नहीं पूरियां थाली में पड़ी थी या तख्त पर, और कटोरियों में सब्जी थी या नहीं। जब तक पुकारेंगे नहीं किसी को सब्जियां लाने का ख्याल नहीं आएगा। वे फिर परछाइयों को देखने लगे। ऊपर मिठाइयों के लिए आग्रह हो रहे थे और वे अपनी परछाई से निशब्द बोल रहे थे। इस तरह पूरे भरे परिवार होते हुए भी पारस बाबू सबसे साथ होते हुए भी अकेले रह जाते हैं। इन्हीं भावों को कहानीकार राजेंद्र यादव ने अपनी लेखनी के माध्यम से उकेरे हैं। धन्यवाद।